हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्कॉलर जोन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज गगन, योर साइंस एजुकेटर। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। किस प्रकार से हम खाने को खाते हैं और खाना शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर किस प्रकार पचता है और किस प्रकार उत्सर्जित होता हुआ दिखता है। सबसे पहले अगर पाचन की बात करें कि पाचन क्या है, पाचन क्या है, सबसे पहले बात करेंगे पाचन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में पाचन है किसी भी जटिल एवं कार्बनिक पदार्थ का, किसी भी जटिल एवं कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का सरल एवं अकार्बनिक पदार्थ में टूटना, अकार्बनिक पदार्थ में टूटना, में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? किसी भी जटिल एवं कार्बनिक पदार्थ का सरल एवं अकार्बनिक पदार्थ में टूटना। यानी कि हमने जिस खाने को खाया वो कौन सी फॉर्म में था? वो था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सीधा का सीधा हमने खाने को इंगल्फ कर लिया, हमने खाने को खा लिया। उसके बाद वही खाना शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर, यानी कि डाइजेस्टिव अंगों में जाकर, जो पाचन का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, उन अंगों में जाकर पच जाएगा। यानी कि पचेगा तो वो टूटेगा। वो अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करता है? हमारे शरीर में होकर टूटता है। यानी कि सरल एवं किसमें टूटता है? कार्बनिक पदार्थ में जो टूटता है, अकार्बनिक पदार्थ में टूटता हुआ दिखाई देता है। हमने खाना खाया, किस फॉर्म में खाया था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो हमारे शरीर के पाचन अंगों में जाकर पच गया खाना। यानी कि हमने बोला वो खाना क्या है? टूट गया। तो टूटा हुआ खाना किस में कन्वर्ट हो गया? सरल एवं अकार्बनिक खाने में कन्वर्ट हो गया। और इसी सारी प्रक्रिया को, ये इसी सारी प्रोसेस को हमने क्या कहा? पाचन कहा या डाइजेशन कहा। क्या कहा? डाइजेशन या पाचन। और यही पाचन हमें 5 स्टेजेस में दिखता है। कितने स्टेजेस में दिखता है? 5 स्टेजेस में दिखता है यही पाचन हमें। वो स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, और पाचन के विभिन्न वर्ग या स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहली स्टेज आएगी हमारी इंजेशन। क्या आएगी? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहली स्टेज है हमारी इंजेशन। इंजेशन यानी कि हमने खाने को खाया, अंतः ग्रहण करना। क्या है? अंतः ग्रहण करना, यानी कि खाने को खाना। हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, हमने पाचन करवाना है खाने का। अगर हम खाना खाएंगे नहीं तो पाचन किसका होगा? तो सबसे पहले जरूरी स्टेज कौन सी है? इंजेशन वाली। हमने खाना खा लिया, शरीर में जाकर वो क्या हो जाएगा? पच जाएगा या डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसको हमने क्या बोला? डाइजेशन। सेकंड वाली स्टेज कौन सी आएगी? डाइजेशन वाली, यानी कि पाचन। क्या आई? पाचन। अगर थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज कौन सी होगी? खाना पच गया, उसके बाद वो हो जाएगा अवशोषित। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे शरीर के अंगों में, या फिर अवशोषित हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन। अगली स्टेज कौन सी आई? एब्जॉर्प्शन वाली, यानी कि अवशोषण हो गया। जो खाना हमने खाया था उसका अवशोषण हो गया। उसके बाद, अवशोषण के बाद अगली स्टेज आती है असिमिलेशन। कौन सी होती है? असिमिलेशन, यानी कि हिंदी में देखें तो होगी स्वांगीकरण। कौन सी है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या है? स्वांगीकरण का मतलब क्या है? वही खाना अब विभिन्न अंगों में जाकर जो अवशोषित हो गया था, वही खाना जो है हमारा असिमिलेट हो जाएगा। यानी कि जिन जिन अंगों को जरूरत है उस खाने की या उस खाने से मिले पोषण की, वो वहां तक चला जाएगा या फैल जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? असिमिलेशन होना। क्या होना? असिमिलेट होना। और लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एनस के द्वारा, रेक्टम के द्वारा हमारे शरीर से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा या फिर उत्सर्जित हो जाएगा, इंजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजेशन। क्या होगा? इजेशन हो जाएगा। लास्ट वाली स्टेज कौन सी देखी जाएगी?
इजेशन वाली। कौन सी देखी जाएगी? इजेशन वाली, यानी कि खाना जो है उत्सर्जित हो गया हमारे शरीर से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर निकल गया, जो कि हमारे शरीर को जरूरत उसकी नहीं थी, वो शरीर ने क्या निकाल दिया? बाहर जो है निकाल दिया। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन। तो ये कुल हमें 5 स्टेजेस दिखी। कितनी स्टेजेस दिखी? 5 स्टेजेस दिखी। किसकी? डाइजेशन की, यानी कि पाचन की। कुल कितनी जो है स्टेजेस दिखी? हमें 5 दिखी। सबसे पहले हमने खाना खाया, फिर पाचन हुआ, फिर अवशोषित हुआ उसी खाने का, उसी बाद उसी खाने का क्या असिमिलेशन हो गया या स्वांगीकरण हो गया, और जो हमें नहीं चाहिए था हमारे शरीर को, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो बाई प्रोडक्ट जो है उत्सर्जित हो गया। क्या हो गया? उत्सर्जित हो गया, शरीर से बाहर निकल गया। और यही थी पाचन की 5 स्टेजेस। क्या थी? स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। और इसी तरह से पाचन क्या था? हमारा जटिल पदार्थ को किस में तोड़ रहा था? सरल में। किस प्रकार? इन्हीं 5 स्टेजेस के प्रकार में तोड़ रहा था। उसके बाद अगर हम देखें कि पाचन शुरू कहां से होता है, पाचन शुरू कहां से होता है, अब इस पूरे पाचन को शुरू से अगर हम देखें, सबसे पहले हमने खाना खाया, कहां से खाया? माउथ से, यानी कि मौखिक गुहा से हमने खाना खाया। अब मौखिक गुहा के बाद खाना गया कहाँ? खाना गया ग्रसनी में, यानी कि फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद वही खाना, जो कॉमन पाथवे था, फेरिंग्स हमारा ग्रसनी, जहां पर ऑक्सीजन भी आती है हमारी और खाना भी आता है, वहीं से होता हुआ खाना गया आहार नाल में, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद वही खाना गया अमाशय, यानी कि स्टमक के अंदर। स्टमक यानी कि क्या है? अमाशय है। क्या है? अमाशय। और ईसोफेगस है हमारी आहार नाल। क्या है? आहार नाल। आहार नली और नाल, ये है हमारा मुख या मौखिक गुहा। उसके बाद फेरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। बट वी कॉल देम, वी कॉल इट ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी कॉमन पाथवे है, जहां पर ऑक्सीजन भी आता है और खाना भी आता हुआ दिखाई देता है। स्टमक के बाद जो खाना है वो कहाँ गया? स्टमक के बाद खाना गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के बाद खाना कहाँ गया? बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सबसे लास्ट में हमारा खाना गया एनस के अंदर। कहाँ गया? एनस के अंदर। और यहीं से जो है उत्सर्जित हो गया बॉडी के बाहर। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और बड़ी आंत क्या होगी हमारी? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को जो है ध्यान से देखें, तो ये हमारी एक पाइप है। क्या है? एक पाइप के समान हमें प्रतीत होगा। किस प्रकार मुख से होती है वो पाइप कहाँ तक जाएगी? एनस तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? एनस तक जाती हुई दिखाई दे जाएगी। कहाँ तक? कहाँ से स्टार्ट हो रही थी ये? माउथ से। कहाँ तक जा रही है? एनस तक जा रही है। इसी कैनाल को या इसी गुफा को या गुहा को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। इसी पूरी कैनाल को जो यहाँ से स्टार्ट होकर हमारी एनस तक जा रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल को अगर हिंदी में पढ़ें तो ये गुफा होता है। क्या होता है? गुफा। यानी कि रास्ता है। किसका रास्ता है? खाने को पहुंचाने का, पाचन से लेकर असिमिलेशन करने तक का रास्ता ही क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी माउथ से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ से स्टार्ट होगी। और कहाँ तक जाएगी? एनस तक जाएगी। कहाँ जाएगी? एनस तक जाती हुई दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम देखें, माउथ से लेकर कहाँ जा रही है? एनस तक जा रही है। अगर हमने देखा ये कहाँ से स्टार्ट हुई? माउथ से। कहाँ तक गई? एनस तक। तो ये कितनी इसकी लंबाई हमें दिखी, या इसकी लेंथ कितनी दिखी? इसकी लेंथ हमें दिखेगी तकरीबन 30 फीट, या आहार नाल जो है हमें कितनी लंबाई दिखेगी इसकी? 30 फीट लंबी ये हमें दिखेगी। कितने फीट की? 30 फीट लंबी यही आहार नाल जो है, जिसके अंदर से खाना जा रहा है, उत्सर्जित हो रहा है या पाचन हो रहा है, असिमिलेट हो रहा है, कितने की दिखेगी वो? 30 फीट लंबी तकरीबन हमें दिखाई देगी। और ये है हमारी आहार नाल। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? माउथ से। और कहाँ तक गई? एनस तक। सबसे पहले खाना हमने खाया, कहाँ से खाया? मुंह से खाया। उसके बाद कहाँ गया? ग्रसनी के अंदर, जो कि कॉमन हिस्सा था ऑक्सीजन और खाने को। उसके बाद खाना गया हमारा आहार नाल के अंदर, यानी कि ईसोफेगस के अंदर। कहाँ गया? ईसोफेगस के अंदर। उसके बाद खाना कहाँ गया? अमाशय, यानी कि पेट के अंदर। वहां पर खाने का जो एक्चुअल में पाचन है वो स्टार्ट हुआ।
उसके बाद वही पचा हुआ थोड़ा बहुत खाना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर पाचन तो दिखा, लेकिन यहाँ पर अधूरा पाचन हुआ। अभी पूरा पाचन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन हो गया, अब शोषित कहाँ होंगी वही चीजें, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और सर्जित कहाँ से हो जाएंगी, लास्ट हिस्सा कौन सा है, एनस से शरीर से बाहर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वो निकल जाएगी, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगी, जिसको जो है हमारा शरीर उत्सर्जित कर देगा। क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, यानी कि हमारे शरीर को उस खाने की जरूरत नहीं थी, जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी खाने से वो हमें मिल गई। एक बार नोट कर लेंगे। अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें, अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले हमने खाना कहाँ से खाया, मुख से खाया। कहाँ से खाया, मुख से खाया खाना। उसी के बाद यहीं पर कॉमन हिस्सा हमें दिखा किसका, फेरिंग्स का। किसका, फेरिंग्स का। उसके बाद यही से आहार नाल स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई, ईसोफेगस यानी कि आहार नाल। आहार नाल के बाद खाना जो है जे शेप कैविटी में आता है। कहाँ पर आता है, जे शेप की कैविटी के अंदर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाशय यानी कि स्टमक बोलते हैं, हमारा पेट जिसको हम बोला जाता है। उसके बाद यही पेट से खाना कहाँ गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ गया, खाना गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और यहीं से होता एंड प्रोडक्ट कौन सा दिखे हमें, इसका एनस वाला भाग। कौन सा दिखा, एनस वाला भाग हमें दिखा। अगर हम इसी को देखें, अगर हम इसी भाग को देखें, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग वाला भाग कौन सा दिखा था, माउथ वाला। कौन सा दिखा था, माउथ यानी कि मुख। और ये कॉमन हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। उसके बाद खाना कहाँ गया, फेरिंग्स के अंदर। उसके बाद खाना कहाँ गया, ईसोफेगस यानी कि आहार नाल के अंदर। उसके बाद खाना कहाँ गया, अमाशय के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर। उसके बाद खाना छोटी आंत में गया। कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर। उसके बाद छोटी आंत से कहाँ गया, उत्सर्जित होकर गया वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और बिल्कुल एंड वाला पार्ट आपको कौन सा दिखा, एनस का। कौन सा दिखा, एनस वाला। यहीं पर दो ग्रंथियां काम करती हैं। क्या काम करती है, यहीं पर हमारी दो ग्रंथियां हैं। एक हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि है हमारा लीवर, और दूसरी हमारी है पेनक्रियास। कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिक्स ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। यहीं पर होती है पेनक्रियास। क्या होती है, पेनक्रियास। यहीं पर काम करती है पेनक्रियास। यहीं पर काम करेगी कौन सी ग्रंथि, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हमारी स्टमक के बिल्कुल पास में काम करती है, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी हिस्से के ऊपर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक अ लीफ टाइप उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। और यहीं पर यहाँ से जो काम करती है हमारी, ये कौन सी ग्रंथि है, हमारी लीवर। कौन सी है, लीवर। लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट है, जहां से इसके बनाए हुए सारे पाचक एंजाइम जो हैं पेट में जाते हुए दिखते हैं। यानी कि अग्नाशय जो भी पाचक एंजाइम बनाएगा यहाँ से, वो भी कहाँ पर जाएगा, हमारा अग्नाशय के अंदर से कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहीं पर खाने का पाचन करवाता हुआ दिखेगा। अब एक एक करके हमें इन्हीं अंगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माउथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, माउथ के बारे में। अगर हम बात करें माउथ की, किसकी बात करें, माउथ की यानी कि मुख की बात करें, तो मुख वाला जो हिस्सा है हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है दिखाई देगा क्या। अगर हमारे माउथ की बात करें, मुख की बात करें, तो हमारे मुंह में भी विभिन्न अंग दिखते हैं। मुंह में क्या क्या दिखता है, हमें जीभ दिखती है यानी कि टंग दिखती है। क्या दिखती है, टंग। और क्या दिखता है हमें, यहीं पर सलाइवा दिखती है। क्या दिखती है, सलाइवा यानी कि लार दिखती है। हमें यहीं पर वेस्टिब्यूल का भाग दिखता है। किसका भाग, वेस्टिब्यूल का भाग दिखता है। हमें यहीं पर टीथ दिखते हैं यानी कि दांत दिखते हैं। और यहीं पर हमें दिखता है अल्वा। क्या दिखता है, अल्वा, या ओव्यूला भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओव्यूला का भाग। ओव्यूला का भाग भी इसको कहा जाता है। टंग यानी कि हमारी जीभ क्या है, जीभ है। सलाइवा यानी कि लार,
जो भी खाने के पाचन में सहायता करती है। वेस्टिब्यूल अगर आप गौर करें तो पिछले जो हमारे दांत है उसके पीछे एक खाली हिस्सा हमें दिखता है जो कि खाने को पचाने में जो है सहायता करता है, यानी कि वहां पर अगर हम देखें तो मैस्टिकेशन की प्रोसेस देखी जाती है, यानी कि हमें खाने को चबाने में वो हिस्सा जो है सहायता करता है एक बेस के तरीके में। वही खाली हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। दांत हमारे हैं टीथ, और ओव्यूला जो है हमें बेल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है बिल्कुल हमारे जहां से हमारा थ्रोट स्टार्ट होता है मुंह के पिछले हिस्से में, उसको हम बोलते हैं क्या, ओव्यूला। क्या बोलते हैं, ओव्यूला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में। अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ में सबसे पहले वाला हिस्सा हमने कौन सा पढ़ना है, हमने पढ़ना है किसके बारे में, टंग के बारे में, यानी कि जीभ के बारे में। अगर जीभ को हम देखें, किसको देखें, जीभ को हम देखें तो जीभ हमारा जो है मस्कुलर ऑर्गन दिखता है। कैसा है, मस्कुलर है, यानी कि मांसपेशियों से बना है। मस्कुलर ऑर्गन हमें दिखता है, यानी कि मांसपेशियों से बना है। अगर हम देखें जीभ पीछे वाले हिस्से से, गर्दन से जो हिस्सा अटैच है हमारे पीछे वाले हिस्से से अटैच है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो उसी पीछे वाले हिस्से को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। जहां से हमारी जीभ जो है जुड़ी हुई है, लास्ट वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम। अगर हम टंग की बात करें, जीभ की बात करें, तो यहाँ पर दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर दानेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर उपस्थित है। उसी दानेदार स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पैपिले। क्या बोलते हैं, पैपिले कहा जाता है उसी दानेदार स्ट्रक्चर को। दानेदार स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैपिले भी कहते हैं। वहीं पर जो जीभ है हमारे पीछे वाले किस हिस्से से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है फ्रेन्यूलम से। कहाँ से कनेक्टेड है, फ्रेन्यूलम से। अगर हम बात करें दानेदार स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें दानेदार स्ट्रक्चर की जो कि हमारी जीभा पर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैपिले। क्या बोलेंगे, पैपिले बोलेंगे उसी दानेदार स्ट्रक्चर को। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। टेस्ट बर्ड्स यानी कि जो हमें खाने में नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, जिसका एहसास दिलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। इसी जीभ के अंदर जो है पेपिले प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड। अब अगर हमारी जीभ को देखें तो यहाँ पर आगे की ओर जो है अलग टेस्ट बर्ड हमें दिखाई देंगे, पीछे की ओर अलग टेस्ट बर्ड दिखाई देंगे, टिप पे अलग दिखाई देंगे, और मिक्स जो है बीच के अंदर दिखाई देंगे। अगर हम बात करें, हमें नमक का पता कहाँ से चलता है, हमें नमक का पता यानी कि सोल्ट का पता चलता है बिल्कुल टिप से। कहाँ से, टिप से। तो टिप के ऊपर कौन से टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, सोल्ट वाले। कौन से हैं, सोल्ट वाले। अगर बात करें स्वीट की, अगर बात करें स्वीट की यानी कि मीठे की, तो मीठे वाले जो है यहाँ पर प्रेजेंट दिखेंगे हमें, स्वीट वाले टेस्ट बर्ड। कौन से वाले टेस्ट बर्ड, स्वीट वाले टेस्ट बर्ड। अगर हम बात करें किसकी, सोर की, यानी कि हमें खट्टा जो है कहाँ से महसूस होता है, वो हमें होता है, साइड्स होती हैं जो टंग की, यहाँ से पता चलता है कि कोई टेस्ट बर्ड कहाँ से आता है, यहाँ का सोर्स है, यानी कि खट्टा जो है कितना है किसी चीज में, तो वहां का टेस्ट बर्ड जो है साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। किसकी साइड में, टंग की साइड में। और लास्ट वाला भाग है हमारा बिटर के लिए, यानी कि कड़वा बताने के लिए, यानी कि कड़वा सबसे ज्यादा कहाँ पर लगेगा हमें, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, कहाँ पर रखने से, जीभ के पिछले वाले हिस्से पे, यानी कि बिटर वाला टेस्ट कहाँ होगा, बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से पे। अब एक रह गया मिर्ची वाला। कौन सा रह गया, मिर्ची वाला। मिर्ची वाला टेस्ट बर्ड कहाँ गया, मिर्ची वाला टेस्ट बर्ड जो है कहाँ गया, तो हम याद रखेंगे कि मिर्ची वाला कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हमारी जीभ के ऊपर नहीं दिखता। हमारा माइंड जो है रिसेप्टर भेजता है, जिससे हमें पता लगता है कि किसी चीज में जो है मिर्च जो है ज्यादा है। हालांकि मिर्ची के टेस्ट बर्ड यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमारा दिमाग जो है वो रिसेप्टर भेजता है और हमें पता लगता है किसी भी चीज में मिर्च है, और उसके बाद हमारा दिमाग जो है, उसके बाद हमारी जो सलाइवा है उसको सिक्रेट होने के लिए बोलता है। उसके बाद वहीं से जो है वाटर सिक्रेशन यानी कि सलाइवा यानी कि लार जो है हमारी सिक्रेट होती है, इसीलिए ज्यादा पानी से। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट बर्ड की, तो मिर्ची का कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट यहाँ पर नहीं दिखेगा। सिर्फ 4 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, सोल्टी, स्वीट, सोर और बिटर। नमकीन वाले, मीठा, खट्टा,
और हमारा कड़वा। मिर्ची वाला कोई भी टेस्ट बर्ड जो है यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये थे हमारे टेस्ट बर्ड। क्या थे ये हमारे टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट दिखे हमें कहाँ पर, हमारी जीभ के ऊपर। यहीं पर इसका पिछला हिस्सा हमें क्या दिखा, हमें इसका पिछला हिस्सा दिखा फ्रेन्यूलम। क्या दिखा, फ्रेन्यूलम। हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि जीभ हमारी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन हमारी जीभ हमें दिखी। एक बार के लिए इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर बात करें अगले पार्ट की, जो हमारे मुख का अगला पार्ट है जो कि है हमारे दांत। क्या है, दांत। अगर टीथ की बात करें, अगर बात करें टीथ की यानी कि दांत की, तो स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ टीथ। यानी कि दांतों के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं उसको ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। दांतों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। यहीं पर टीथ हमें कितने प्रकार के दिखेंगे, हमें कितने प्रकार के दिखेंगे, हमें दिखेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के दांत जो है हमें दिखेंगे। कौन कौन से, कौन कौन से, सबसे पहले हमें दिखेंगे हमारे दांत, स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोल देंगे, ओडोंटोलॉजी। यहीं पर 3 प्रकार के दिखेंगे। सबसे पहले हमें दिखेगा थिकोडेंट। कौन से होंगे, थिकोडेंट वाले। दूसरे हमें दिखेंगे डाइफोडेंट। कौन से दिखेंगे, डाइफोडेंट। और लास्ट के अंदर हमें दिखेंगे हिट्रोडेंट। क्या दिखेंगे, हिट्रोडेंट। अगर हम बात करें कि थिकोडेंट क्या है, डाइफोडेंट क्या है और हमारा हिट्रोडेंट क्या है, हमें पता है कि हमारे दांत जो है 2 बार आते हैं। हमारे दांत 2 बार आते हैं, एक 6 साल की उम्र तक बढ़ते हैं और उसके बाद जो है, उसके बाद अलग से दांत आते हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं दूध और दही वाले दांत। सबसे पहले हम उसको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। कौन से होते हैं वो, टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ। और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो दांत कितने प्रकार के दिखे, 2 प्रकार के दिखे, एक तो टेम्परेरी वाले और दूसरे दिखे हमें परमानेंट वाले। ये किसके अंदर आएंगे, डिफोडेंट के अंदर। किसके अंदर, डाइफोडेंट के अंदर ये हमारे आएंगे। अगर हम बात करेंगे थिकोडेंट की, थिकोडेंट क्या है, थिकोडेंट का मतलब है, थिक का मतलब है धसना। किसी भी चीज के अंदर कोई अदर चीज जो है धसी हुई है, जैसे कि हमारे दांत धसे हैं किसके अंदर, हुए हैं जबड़े में। कहां पर, जबड़े के अंदर हमारे दांत जो है धसे हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, थिकोडेंट। क्या बोलेंगे, उसी चीज को थिकोडेंट यहाँ पर कहा जाएगा। अगर हम बात करें हिट्रोडेंट के, हिट्रो का मतलब है अलग अलग। हिट्रो वर्ड का मतलब क्या है, अलग अलग। हिट्रो का मतलब है हमारे जो दांत है अलग अलग टाइप के देखे जाते हैं। यानी कि कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के दांत जो है यहाँ पर देखे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसीजर वाले। कौन से वाले, इंसीजर्स वाले दांत। उसके बाद कौन से आते हैं, कैनाइन वाले दांत। कौन से वाले, कैनाइन वाले दांत। उसके बाद प्री मोलर, क्या आते हैं, प्री मोलर वाले दांत। और लास्ट में आते हैं हमारे कौन से, मोलर वाले दांत। और इन्हीं को आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, यानी इन्हीं के बारे में जो है पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इंसीजर की, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इंसीजर को, कैनाइन को, प्रीमोलर और मोलर को, चारों को पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ते हैं, हिट्रोडेंट के अंदर। या किसके पार्ट है ये, हिट्रोडेंट के ही आगे फर्दर पार्ट है। अगर हम देखें दांत कितने प्रकार के दिखे हमें, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के दिखे, 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के हमें दिखे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर इसको और इलेबोरेट कर कर पढ़ें, एक तो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है और एक हमारा है दांतों का निचले वाला जबड़ा। अगर हम ऊपर वाले जबड़े की बात करें तो ये है हमारा मैक्सिला। क्या है, मैक्सिला। और अगर निचले जबड़े की बात करें तो इसको हम नाम देते हैं मैंडिबल। क्या नाम देते हैं, मैंडिबल, यानी कि निचला जबड़ा। कौन सा है ये, निचला जबड़ा। और ऊपर वाला जबड़ा कौन सा है हमारा, मैक्सिला। कौन सा है ऊपर वाला जबड़ा, मैक्सिला है हमारा। अगर हम देखें दांत भी कहाँ पर है, इसी जबड़े के अंदर धसे हुए हैं। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमारे बिल्कुल सेम दांत आएंगे या नहीं, बिल्कुल सेम दिखेंगे या नहीं। जितने दांत इस क्वाड्रेंट में होंगे उतने ही इसमें होंगे, जितने इन दोनों में होंगे उतने ही नीचे वाले हिस्से में होंगे। तो सबसे पहले दांत कितने टाइप के हैं, इंसीजर है हमारे, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। अगर हम बात करें इंसीजर के दांत कितने हैं,
इंसीजर के टोटल दांत होते हैं हमारे 8, कितने हैं 8, टोटल दांत है हमारे 32, कितने हैं 32, उसमें से इंसीजर के कितने हैं 8, कितने हैं 8। ये हम एक एडल्ट की बात करें यानी एक वयस्क की बात कर रहे हैं जिसके दांत फुली ग्रो हो चुके हैं। टोटल दांत आपको वहां पर कितने दिखेंगे 32 दांत वहां पर टोटल दिखेंगे। इंसीजर कितने होंगे 8, कितने होंगे इंसीजर वहां 8। अगर बात करें कैनाइन की, कैनाइन कितने होंगे वहां पर 4, कितने होते हैं। अगर हम बात करें प्रीमोलर की, प्रीमोलर के दांत वहां पर कितने दिखेंगे हमें 8, कितने दिखेंगे 8। और लास्ट में अगर मोलर की बात करें तो मोलर के दिखेंगे हमें 12 दांत, कुल कितने दिखेंगे 12 दांत वहां पर दिखेंगे मोलर वाले। अगर हम इंसीजर के बनाए तो इस क्वाड्रेंट में कितने आएंगे, टोटल तो कितने हैं 8, एक क्वाड्रेंट में कितने आएंगे 2 दांत, कितने आएंगे 2 दांत आएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कितने दांत आए 2 दांत आए, 2 दांत यहाँ पर है तो इंसीजर के यहाँ भी कितने दांत आएंगे 2 ही दांत यहाँ पर आएंगे। कितने दांत आएंगे यहाँ पर भी 2 दांत आएंगे इंसीजर के, और यहाँ पर भी कितने होंगे 2 दांत, और यहाँ पर भी कितने होंगे 2 दांत। तो ये वाले कौन से बनाए हमने इंसीजर वाले, कौन से बनाए इंसीजर वाले बनाए, इंसीजर वाले दांत हमने बनाए। उसके बाद अगर हम बात करें कैनाइन की, कैनाइन वाले कितने हैं 4, एक साइड में कितने आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ कितने दांत आएंगे यहाँ पर एक साइड के अंदर, तो आएंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दांत, कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ एक दांत आएगा। इंसीजर वाला था ये हमारा, और ये हमने बनाया कैनाइन वाला। कौन सा आया कैनाइन वाला। तो कैनाइन वाले कितने दिखे टोटल 4, एक क्वाड्रेंट में कितने आ जाएंगे, एक क्वाड्रेंट में आएगा सिर्फ और सिर्फ एक। अब प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर कितने हैं हमारे 8, कितने हैं टोटल 8, एक क्वाड्रेंट के अंदर प्रीमोलर वाले कितने आ जाएंगे 2, प्रीमोलर वाले एक क्वाड्रेंट के अंदर कितने आ जाएंगे 2 दांत आएंगे हमारे प्रीमोलर वाले। कौन से आएंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर वाले कितने हैं एक क्वाड्रेंट के अंदर 2, टोटल कितने हैं ये 8। अगर हम बात करें मोलर की, मोलर कितने हैं 12, तो एक क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है ये कितने आएंगे 3 आएंगे, कितने आएंगे एक क्वाड्रेंट के अंदर मोलर वाले 3 दांत हमारे आ जाते हैं। और टोटल कितने हो गए ये हमारे 32 दांत दिखे, कितने दिखे 32 दांत दिखे। अब बात आती है अकल जाड़ क्या है, क्या है अकल जाड़ जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। अकल जाड़ हमारी यही तीसरी मोलर वाली जाड़ जो है कही जाती है, क्या कही जाती है, यही तीसरी मोलर की जो जाड़ है कही जाती है हमारी अकल जाड़। क्या कही जाती है अकल जाड़। अगर हम बात करें अकल जाड़ क्या है, हम बात करें अकल जाड़ कौन से वाली है, तो अकल जाड़ यही हमारी तीसरी मोलर की जो जाड़ है, थर्ड मोलर टीथ ही क्या कहा जाता है अकल की जाड़ कही जाती है, तीसरी मोलर की जाड़। यही जो लास्ट वाली जाड़ आपको दिखेगी ये कौन सी है हमारी अकल दाढ़, कौन सी है अकल दाढ़। इसी को हम बोलते हैं तीसरी मोलर की टीथ यानी कि विजडम टीथ, क्या बोलते हैं इसको विजडम टीथ इसको कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो 32 सेट है हमारे, पूरा 32 दांतों का जो सेट है हमारा कंप्लीट होता है। इंसीजर कितने दिखे आपको यहाँ पर 8, कैनाइन कितने दिखे आपको यहाँ पर 4, प्री मोलर कितने दिखे 8, और मोलर कितने दिखे आपको यहाँ पर टोटल 12। और इसी प्रकार से टोटल कितने हो गए यहाँ पर टीथ हमारे 32 टीथ यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहीं पर अगर फॉर्मूला की बात करें वयस्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वयस्क के लिए यानी कि एडल्ट के लिए फॉर्मूला होगा दांत का 21-23, क्या होता है 21-23 बाय में 21-23 मल्टीप्लाई में 2, कितने हो गए ये 32, 2 1 3 3 और 2 5 और 3 8 8 और 8 16 मल्टीप्लाई में 2 इट्स 32, कितने हो गए 32। यहीं पर अगर चिल्ड्रंस की बात करें बच्चों में कितने दांत दिखाई देते हैं, इन चिल्ड्रंस की बात करें बच्चों की बात करें तो बच्चों में यही फॉर्मूला जो है अलग हो जाएगा। टीथ का क्या है ये फॉर्मूला है गिनने का, इसका टीथ का, यानी कि बच्चों में अगर दिखाई दे, बच्चों की अगर बात करें तो यहीं पर फॉर्मूला हमें दिखाई देगा 2102, क्या दिखाई देगा 2102 बाय में 2102 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 5 5 और 5 10 इंटू 2 20, कितने हो गए यहाँ पर 20। यानी कि बच्चों में कुल दांत कितने दिखाई देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 20 दांत दिखाई देते हैं बच्चों में। कितने दांत दिखाई देते हैं बच्चों में, सिर्फ और सिर्फ 20। अब यहाँ से क्वेश्चन कि बच्चों में कौन से दांत नहीं हैं,
बच्चों में कौन से दांत नहीं है? अगर बात करें ये क्या है, इंसीजर वाले हमारे, ये है कैनाइन वाले, ये प्री मोलर वाले और मोलर वाले। और यहाँ पर बात करें इंसीजर, यहाँ पर होगा हमारा कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में कौन से वो दांत है जो नहीं है? प्री मोलर के दांत हमें पता है कितने हैं, प्री मोलर के टोटल दांत हैं हमारे 12। कितने हैं प्री मोलर के दांत? 12। बच्चों में यही प्री मोलर के दांत क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर वाले टीथ, प्री मोलर टीथ क्या होते हैं बच्चों में? एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर नहीं दिखेंगे हमें प्री मोलर वाले दांत। कितने दिखेंगे प्री मोलर वाले? 12। कितने दांत होते हैं टोटल प्री मोलर वाले? 12। तो हमें बच्चों में प्री मोलर वाले दांत जो है नहीं दिखेंगे। अब प्री मोलर वाले 12 कैसे हो गए? तो कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। तो बच्चों में अकल जाड़ भी नहीं होती, बच्चों में अकल जाड़ जो विजडम टीथ है वो भी नहीं होता। और विजडम टीथ मैंने आपको अभी बताया कौन सा था विजडम टीथ? विजडम टीथ है हमारा कौन सा? तीसरी मोलर की जाड़। तीसरी मोलर की जाड़ ही कौन सा है हमारा? विजडम टीथ। अगर यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं होगा, यहाँ पर भी तीसरी नहीं होगी और यहाँ पर भी तीसरी नहीं हो गई। टोटल कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई टोटल यहाँ पर? 4। यानी कि 4 जो है मोलर वाली और 8 जो है मोलर प्री मोलर वाली। कौन से वाली? प्री मोलर वाली। बच्चों में कैसे दिखेगी? अनुपस्थित दिखेगी। कैसे दिखेगी? अनुपस्थित दिखेगी। बच्चों के अंदर तीसरी मोलर वाली जाड़ और प्री मोलर वाली कोई भी प्रेजेंट नहीं है। बच्चों के अंदर टोटल कितने दांत हैं? 20। कितने हैं? 20। बच्चों का अगर फॉर्मूला देखें तो कितना है? 2102। कितना है? 2102। बच्चों में प्री मोलर वाली जाड़ आपको नहीं दिखेगी और तीसरी अकल वाली जो जाड़ है वो भी नहीं दिखेगी। अगर हम बात करें चौथी मोलर वाली जाड़, क्या है? चौथी, 4 जो मोलर वाली और तीसरी क्या है हमारी? तीसरी मोलर वाली हमारी। और 4 कौन सी है हमारी? दोनों। अगर एक क्वाड्रेंट की बात करें दूसरे की, प्री मोलर वाली बच्चों में क्या दिखेगी? एब्सेंट। टोटल कितनी हो गई ये? 12। अगर हम बात करें 32, 32 से 12 गए 20। टोटल कितने दांत आ गए बच्चों में? 20 दांत आ गए। यानी बच्चों में 12 दांत कौन सी अनुपस्थित है? बच्चों में तीसरी मोलर की जाड़ नहीं है और 8 प्री मोलर वाले दांत बच्चों में क्या है? एब्सेंट है। तो ये था हमारा टीथ वाला सेक्शन। कौन सा था? टीथ वाला सेक्शन था हमारा कि बच्चों में और बड़ों में दांत किस प्रकार से दिखते हैं। यहीं पर हमें एक नियम भी याद रखना है, यहीं पर हमें एक नियम भी याद रखना है, 6-24 का नियम। कितने का? 6-24 का नियम। अगर हम बच्चों की बात करें, इन चिल्ड्रन, और अगर हम बात करें बड़ों की यानी कि इन एडल्ट्स। बच्चों में अगर देखें तो बच्चों में जो है कौन से दांत दिखेंगे आपको? जब उगना कब स्टार्ट करते हैं, यानी कि ग्रोथ ऑफ टीथ क्या है बच्चों में? ग्रोथ ऑफ टीथ क्या है बच्चों के अंदर? अगर बच्चों में हम देखें 6-24 का नियम किस प्रकार दिखाई देगा? बच्चों के दांत उगने स्टार्ट होते हैं 6 मंथ की एज में, यानी कि कब तक? 6 महीने की एज में उगना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो कब तक जो है पूरे उग जाते हैं? ग्रोथ कब तक पूरी देखी जाती है? 24 महीने तक। कब तक? 24 महीने तक। कितने दांत कंप्लीट हो जाते हैं? बिल्कुल 20 टीथ उनके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम एडल्ट की बात करें, यहीं पर एडल्ट के जो टीथ है कब जो है उगना यानी कि ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे? जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, यहाँ पर कौन से थे? टेम्परेरी थे। अब कौन से आ गए? टूट गए। उसके बाद टूटना स्टार्ट कर देंगे 6 साल तक। 6 साल के बाद जो है 6 साल के बाद होंगे हमारे परमानेंट टीथ। कौन से आ गए यहाँ पर? परमानेंट टीथ हमारे आ गए। अब तक कौन से थे हमारे यहाँ पर? थे टेम्परेरी वाले। कौन से वाले थे? टेम्परेरी वाले टीथ हमारे यहाँ पर थे। उसके बाद किसमें चेंज हो गए? वही टीथ परमानेंट के अंदर चेंज हो गए। ये 6 साल से हमारे 24 साल तक ग्रो करते हैं। पूरे के पूरे कितने? 32 दांत। कितने दांत? 32 दांत हमारे आते 6 साल की उम्र से लेकर 24 साल तक जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों में 20 दांत कब से लेकर कब तक? 6 महीने से लेकर 24 महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। और यही था हमारा कौन सा? 6-24 का नियम। कौन सा नियम था ये? 6-24 का नियम। यहाँ पर दांत देखे जाएंगे टेम्परेरी और यहाँ पर देखे जाएंगे हमारे परमानेंट टीथ। एक बार इसको नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें दांतों की, अगर हम बात करें दांतों की, अगर दांत को देखें,
दांत में हमें ऊपर वाला हिस्से देखेगा, एक बीच वाला और एक लास्ट वाला। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं? क्राउन। बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं गर्दन यानी कि नेक, और ये होता है हमारा रूट का भाग। कौन सा होता है? रूट का भाग। यही इसी के अंदर जो है इस तरीके से भाग देखे जाते हैं अलग अलग, किसके अंदर? दांत के अंदर। और यहीं पर एक कैविटी भी हमें नजर आएगी बिल्कुल इसके अंदर जो उपस्थित है, जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या होती है? पल्प कैविटी। अगर हम बात करें दांत धसे हुए हैं, जिस भी सब्सटेंस में वो धसे हुए जबड़े के अंदर, उसी जगह को हम बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। यानी कि दांत जिस भी कैविटी के अंदर धसे हुए हैं उस कैविटी को हमने क्या बोला? सीमेंटम। अगर हम बात करें पूरी सबसे बड़े भाग की, जो हमें दांत का भाग दिखेगा, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। सबसे बड़ा भाग, दांत सबसे ज्यादा किस भाग से बना है? तो वो बना है डेंटाइन से। किससे बना है? डेंटाइन से। अगर हम बात करें इसकी अपर लेयर की, किसकी? अपर लेयर की, तो अपर लेयर को हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोला जाता है। अपर लेयर को हमने क्या बोला? इनेमल। दांत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा था? डेंटाइन वाला। कौन सा था? डेंटाइन वाला। पल्प कैविटी क्या है? हमारे दांत क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। किसकी वजह से ग्रो करते हैं? पल्प कैविटी की वजह से। किसकी वजह से करते हैं? पल्प कैविटी की वजह से। सीमेंटम क्या है? दांत जिस कैविटी के अंदर धसे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। हमने बोला सबसे ज्यादा हिस्सा किसने बनाया? दांत का। सबसे ज्यादा हिस्सा किसने बनाया दांत का? सबसे ज्यादा वाला हिस्सा हमें दिखा डेंटाइन का। किसका दिखा? डेंटाइन का। हमने कहा दांत ग्रो कर रहे हैं, दांत ग्रो करते हैं। ग्रोथ ऑफ टीथ किसकी वजह से हुई? पल्प कैविटी की वजह से। पल्प कैविटी की वजह से। अब यही पल्प कैविटी दांतों को ग्रो कराने में सहायता करती है, और एक उम्र के बाद यही पल्प कैविटी जो है क्लोज हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्लोज। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जहां पर ये पल्प कैविटी क्लोज नहीं होती। पल्प कैविटी क्लोज नहीं होती, यानी कि ओपन ही रहती है। तो वो दो जानवर हमें कौन से दिखेंगे? जैसे कि है आपका एलिफेंट यानी कि हाथी और खरगोश। इन जैसे जानवरों में जो पल्प कैविटी है वो हमें क्लोज होती नहीं दिखती। वो हमें क्लोज होती नहीं दिखती, या कह लें कि इनके दांत जो है ताउम्र जो है बढ़ते रहते हैं। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। उनमें एक एज तक जो है दांतों की ग्रोथ देखी जाती है, उसके बाद ये पल्प कैविटी जो है डिस्क्लोज हो जाती है। उसके बाद वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रोथ जो है दांतों के अंदर आपको नहीं दिखाई देगी। अगर हमने पढ़ा सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? डेंटाइन का। हमने बोला जिस कैविटी के अंदर दांत धसे हैं, जिस कैविटी में या जबड़े में दांत जो है, टीथ जो हैं धसे हैं, उसको हमने क्या बोला? सीमेंटम। क्या बोला? सीमेंटम बोला। हमने बोला दांत क्या है? कठोर है। दांत में कठोरता किसके कारण है? टीथ में कठोरता किसके कारण है? तो टीथ में कठोरता फ्लोरीन के कारण देखी जाती है। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण देखी जाती है। अगर हम बात करें दांतों की ऊपरी लेयर, आउटर लेयर, कौन सी? आउटर लेयर ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोला जाता है दांतों की ऊपरी लेयर को। इसको एक बार नोट कर लेंगे आप। उसके बाद हमने अब तक क्या पढ़े? हमने पढ़े टीथ। क्या पढ़े? टीथ के बारे में पढ़ा, यानी दांतों के बारे में जाना। और हम किस अंग के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक? मुख के बारे में पढ़ रहे हैं। अगली इसमें हम जो है कवर करेंगे किस सेक्शन को? हम इसमें देखेंगे सलाइवा के सेक्शन को। किसको देखेंगे? सलाइवा यानी कि लार। क्या है? लार। एक्चुअल पाचन मैंने कहा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पाचन जो है मुख से स्टार्ट हो जाता है। अगर मुख से स्टार्ट हो जाता है पाचन, अगर मुख से स्टार्ट हो जाता है पाचन, तो यहाँ पर क्या है? लार में उपस्थित होंगे कुछ एंजाइम भी। तो लार में हमारे उपस्थित होते हैं क्या? हमारी लार में उपस्थित हैं, सलाइवा में प्रेजेंट है दो एंजाइम। क्या प्रेजेंट है? दो एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। एक का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज।
दूसरे का नाम क्या है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोला जाता है। और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम जिसका नाम है क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को एंटीबैक्टीरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये मिलकर बोलस में अगर कोई बैक्टीरिया हमने उसके साथ खा लिया खाने के साथ तो वहां पर उसको निष्क्रिय करने का काम करता है, इसीलिए इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। लार की अगर बात करें, ये सिक्रेट होती है, क्या होती है, सिक्रेट होती है। एक दिन में कितनी बनती है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक लार जो है पर डे जो है बनती दिखाई देती है। पर डे बनती कितनी लार सिक्रेट होती है, 1 से 1.5 लीटर लार जो है सिक्रेट होती दिखाई देती है। और बाकी हमारे वाटर इनटेक पर डिपेंड करता है, जितना पानी पिएंगे जितना वाटर इनटेक होगा हमारा उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी लार जो है सिक्रेट होगी पर डे। पर डे कितनी लार सिक्रेट होगी, किस पर डिपेंड करेगा, वाटर इनटेक पर, हम कितना पानी पी रहे हैं। तकरीबन ऑन एवरेज देखें तो हमारी 1 से 1.5 लीटर लार जो है यहाँ पर दिखती है। यहीं पर इसका पीएच दिखेगा 6 से 8, कितना दिखेगा पीएच इसका, 6 से 8 दिखेगा। यहीं पर अगर लार तो सिक्रेट हो रही, लेकिन यहीं पर अलग अलग ग्रंथियां काम करती हैं। क्या काम करती हैं, अलग अलग ग्रंथियां काम करती हैं, यानी कि सलाइवा को सिक्रेट कराने में अलग अलग ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां जो है काम करती हैं। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, यहाँ पर दिखाई देंगी 3 टाइप की ग्रंथियां हमें। कितने टाइप की ग्रंथियां, 3 टाइप की ग्रंथियां यहाँ पर दिखाई देंगी। कौन कौन सी, सबसे पहली है हमारी पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है हमारी सबलिंगुअल, कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी कौन सी है हमारी, सब मैंडिबुलर, कहाँ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हम बात करें सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड किससे रिलेटेड है, तो लिंगुअल वर्ड है जीभ से रिलेटेड, यानी कि जीभ पर कौन सी है, जीभ के नीचे हमारी है सब लिंगुअल, कौन सी है, सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर क्या है, मैंडिबुलर मैंने आपको अभी बताया, मैंडिबुलर क्या है, हमारा निचला जबड़ा, क्या है हमारा निचला जबड़ा। तो निचले जबड़े के नीचे, नीचे वाला जबड़ा क्या कहलाएगा, मैंडिबुलर। और इसी के नीचे जो ग्रंथि प्रेजेंट है जो लार को सिक्रेट करवा रही है वो कौन सी होगी, हमारी सब मैंडिबुलर ग्रंथि। पैरोटिड की बात करें तो पैरोटिड को पैरोटिड ही हम कहेंगे। अब बात आई क्या कर रही हैं ये तीनों ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियां हमारी लार को सिक्रेट करवाती यानी कि सलाइवा को सिक्रेट कराती हुई दिखती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लार जो है कौन सी ग्रंथि हमारी सिक्रेट करवाएगी, सबसे ज्यादा लार कौन सी ग्रंथि जो है सिक्रेट करवाएगी, तो सबसे ज्यादा लार जो है हमारी सब मैंडिबुलर यानी कि 70% ऑफ सलाइवा को सिक्रेट कराएगी हमारी कौन सी ग्रंथि, हमारी सब मैंडिबुलर ग्रंथि। यहीं पर बात करें सबसे छोटी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी भी हमें दिखाई देती है, सबसे छोटी भी हमें यानी कि स्मॉलेस्ट इन साइज हमें कौन सी दिखाई देगी, स्मॉलेस्ट साइज के अंदर हमारी लार वाली ग्रंथि सब मैंडिबुलर यानी कि जबड़े के जो नीचे हैं। पैरोटिड हमारी दोनों गालों के बीच में यानी कि बिल्कुल कान के पीछे वाले हिस्से में हमें दिखती है पैरोटिड ग्रंथि, और यही दिखती है हमें लार्जेस्ट, कैसी है, लार्जेस्ट है यानी कि सबसे बड़ी दिखती है साइज के अंदर। सबसे बड़ी कौन सी है, हमारी पैरोटिड है। सबसे छोटी कौन सी है, सब मैंडिबुलर। सबसे ज्यादा लार को कौन सी क्रिएट करती है, सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल क्या है, मिडल वाली हमारी, क्या है, मिडल वाली। तकरीबन 20 से 30% जो है लार को सलाइवा को सिक्रेट करती है हमारी सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे वाली ग्रंथि लार की। और 5 से 10% कौन सी होती है हमारी, 5 से 10% काम करती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि। यहीं पर पैरोटिड ग्रंथि की अगर हम बात करें, यहीं पर बात करें हम अगर पैराटॉइड ग्लैंड की, तो पैराटॉइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, कैसी है, लार्जेस्ट ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर हम बात करें पैरोटिड ग्रंथि की, तो यही वहां पर जो हमारे स्नेक्स हैं यानी कि जहां पर जो भी विषैले जानवर हमें दिखते हैं, पॉइजनस जानवर हमें दिखते हैं, वहां पर ये विषैली ग्रंथि यानी कि जो विष ग्रंथि है उसका काम करती है। विष ग्रंथि विषैले जानवरों में यानी कि जो जहरीले जानवर हैं जैसे कि स्नेक है, वहीं पर ये पॉइजनस ग्रंथि जो है हमारी उसका काम करती है।
विषैली ग्रंथि का काम करती है, पैरोटिड ग्रंथि ही। अगर हम बात करें पैरोटिड ग्रंथि हम में प्रेजेंट है, विषैले जानवरों में प्रेजेंट है, यही पैरोटिड ग्रंथि जो है एब्सेंट है। किनमें? पैरोटिड ग्लैंड इज एब्सेंट इन प्रीडेटर्स, एब्सेंट इन प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? जो शिकार करके खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं ऐसे जानवर, जैसे कि लोयन एंड टाइगर, वहां पर आपको यही जो ग्रंथि है एब्सेंट दिखेगी, यानी कि अनुपस्थित दिखेगी। कौन से जानवरों में? लोयन और टाइगर के अंदर यही ग्रंथि आपको कैसे दिखेगी? एब्सेंट दिखेगी। प्रेडेटर में, यानी कि जो मांसाहारी जानवर है, उनमें यही ग्रंथि आपको नहीं दिखेगी। स्नेक्स में यही ग्रंथि किसका काम करेगी? विष बनाएगी। क्या बनाएगी? विष बनाएगी। यही ग्रंथि लार्जेस्ट ग्रंथि है हमारी, कौन सी? पैराटोइड ग्रंथि। लेकिन इसी के साथ सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है हमारी? सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। कौन सी है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा को कौन सी क्रिएट कराएगी? हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन करवाएगी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड ही करवाएगी। यहीं पर अगर बात करें सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मिडल वाली और 20 से 30% लार को जो सिक्रेट करवाती हुई देखेगी। अगर हम बात करें माउथ में, क्या था? खाना था, फूड था। अगर फूड में सलाइवा मिल गई, क्या मिल गई? सलाइवा, यानी कि लार मुंह में जो है घुल गई। किसके कारण? जैसे ही हमने खाना मुंह में डाला उसके बाद मैस्टिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई, यानी कि हमने खाने को च्यू किया, यानी कि चबाया, तो वहीं पर सलाइवा जो है इसके साथ मिक्स हो गई। यही खाने में जब सलाइवा मिल गई तो हमने उस खाने को बोला बोलस। क्या बोलेंगे इसको? बोलस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। खाने का नाम यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर हमने उसी खाने को क्या बोला? बोलस बोला, जो खाना किसके साथ मिल गया था? सलाइवा के साथ। तो आज हमने पढ़ा माउथ को, माउथ के विभिन्न अंग पढ़े, जैसे कि हमने पढ़े टीथ, हमने पढ़ी सलाइवा किस प्रकार से दिखती है, कौन सी ग्रंथियां बनाती है सलाइवा को, लार को किस प्रकार से, कितने प्रतिशत के अंदर बनाती हुई दिखा देती है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। और कल हम स्टार्ट करेंगे यहीं पर इसका पाचन, यानी कि पाचन जो है विभिन्न अंग किस प्रकार करते हैं। अब तक हमने सिर्फ पढ़ा खाने को चबाना, क्या पढ़ा हमने? मैस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग की प्रोसेस देखी, यानी कि खाने को सिर्फ चबाया, और थोड़ा बहुत पाचन जो लार के द्वारा हुआ, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम के द्वारा हुआ देखा। लेकिन कम हम कंप्लीट पाचन के बारे में पढ़ेंगे इसी सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।